love me. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स विद अंजलि तलवार। सो आज हम अपने मैक्रो इकोनॉमिक्स का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। लास्ट हमने अपना एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई रिलेटेड कंसेप्ट वाला चैप्टर किया था। उसके बाद हमने शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम एनालिसिस वाला चैप्टर किया था, है ना, जिसमें एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई और सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट वाला अप्रोच किया था, और साथ में इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर भी किया था। तो इन दोनों चैप्टर्स के बाद इसी से रिलेटेड एक चैप्टर आता है, प्रॉब्लम ऑफ डेफिशिएंट डिमांड एंड एक्सेस डिमांड। ठीक है, तो एग्जाम से क्लियर हो रहा है। इसमें हम क्या पढ़ेंगे कि अगर डिमांड कम है, डेफिशिएंट डिमांड का मतलब डिमांड का कम होना, डेफिशिएंट डिमांड, एंड एक्सेस डिमांड, अगर डिमांड ज़्यादा है तो इस सिचुएशन में क्या होगा, तो डेफिशिएंट डिमांड में डिफ्लेशन आएगा और क्या क्या दिक्कतें आएंगी, एक्सेस डिमांड क्यों होता है, फिर इससे क्या कंसिक्वेंसेज होते हैं, ये सब हम इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं। और आज की क्लास में हम इसका इंट्रोडक्शन क्लास करेंगे, जिसमें हम कुछ एसेंशियल कंसेप्ट, जो जरूरी कंसेप्ट है इस चैप्टर से रिलेटेड, उनके बारे में सीखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद सम एसेंशियल कंसेप्ट। कहता बहुत ज़रूरी है, अगर हम इसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं, डेफिशिएंट डिमांड और एक्सेस डिमांड से पहले ये पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, जिसमें आएगा फुल एम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम क्या होता है, वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, फुल एम्प्लॉयमेंट एंड नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है। आज इस क्लास में हम ये 6 के 6, मतलब जो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड हैं, ये 6 के 6 टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। देखो बहुत ईजी है ये। मुझे एक बात बताओ, इक्विलिब्रियम कब होता है? हमने पढ़ा इक्विलिब्रियम कब होता है, व्हेन आर एडी इज इक्वल टू एएस। अब इक्विलिब्रियम तो दोनों में है। देखो एमसीक्यू आया था लास्ट टाइम कि फुल एम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट में क्या क्या कॉमन है और क्या क्या डिफरेंस है। तो कॉमन ये है कि दोनों में इक्विलिब्रियम तो हो रहा है, क्योंकि इक्विलिब्रियम वर्ड तो दोनों के साथ जुड़ा हुआ है, चाहे वो फुल वाला है चाहे वो अंडर एम्प्लॉयमेंट वाला है। लेकिन फ़र्क क्या है कि फुल एम्प्लॉयमेंट एडी में हमारे जो रिसोर्सेज हैं, ये ध्यान में रखना कि जो रिसोर्सेज होते हैं हमारे, वो क्या होते हैं, फुल्ली यूटिलाइज हो जाते हैं। लेकिन अंडर एम्प्लॉयमेंट में वो रिसोर्सेज वेस्ट हो जाते हैं, फुल्लर यूटिलाइजेशन नहीं होते। देखो कैसे, फॉर एग्जाम्पल सुनो, फॉर एग्जाम्पल कि मेरे पास जो मशीनरी है, लगा लो मेरे पास कोई मशीनरी है फैक्ट्री एरिया में, राइट, वो मशीनरी का यूज़ करके मैं एक दिन में 1000 यूनिट्स को बना सकती हूँ। एक दिन का ही ले लेते हैं, मैं 1000 यूनिट्स को क्या है, बना सकती हूँ। ये बात समझ आई? अब मेरी बात सुनो, मार्केट में डिमांड है 800 यूनिट्स की, तो मैं सप्लाई भी 800 करूँगी। तो इक्विलिब्रियम किस लेवल पे आ गया, 800 पे, व्हेन आर एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। कि अगर मार्केट में डिमांड 800 यूनिट की है एक दिन की, तो मैं एक दिन की सप्लाई भी कितनी कर रही हूँ, 800 यूनिट। लेकिन मेरी जो कैपेसिटी है, हमेशा मेरी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो क्या है, 1000 यूनिट। तो जो 200 यूनिट की कैपेसिटी है वो क्या हो रही है, वेस्ट हो रही है। रिसोर्सेज 200 यूनिट की क्या हो रहे हैं, वेस्ट हो रहे हैं। ये होता है अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, जहाँ पे इक्विलिब्रियम तो हो जाता है, मतलब एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के तो इक्वल हो जाता है, लेकिन हमारे रिसोर्सेज फुल्ली यूटिलाइजेशन नहीं होते, फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं होता, कुछ लोग बेरोजगार रह जाते हैं इकोनॉमी के अंदर। ये बात समझ आई? और फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम क्या होगा, अब तो बहुत इजी हो गया। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम होगा जब मेरी मार्केट में डिमांड भी कितने की है, 1000 यूनिट की, कितने की, 1000 यूनिट की, और सप्लाई भी कितने की है, 1000 यूनिट की, और मेरी कैपेसिटी भी कितने की है, 1000 यूनिट की। तो कोई भी रिसोर्स वेस्ट नहीं हो रहा, लोग अनएम्प्लॉय नहीं रह रहे। पूरी इकोनॉमी की बात करेंगे इसमें। ये बात समझ आई? तो ये भी इक्विलिब्रियम है, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई तो है, साथ में रिसोर्सेज भी सारे फुल्ली यूटिलाइज हो रहे हैं, इसलिए हम इसको कहते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। क्लियर हुआ? यहाँ से हो जाएगा। अब इसको पढ़ लें, बुक में क्या लिखा है, ठीक है, देखो क्या लिखा है। सो कहता है इक्विलिब्रियम इज स्ट्रक व्हेन एडी इज इक्वल टू एस या एस इज इक्वल टू आई, हमने पढ़ लिया। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे भी हो, जहाँ पे रिसोर्सेज फुल्ली यूटिलाइज होते हैं इकोनॉमी के अंदर। ये इक्वल हो सकता है जहाँ पे रिसोर्सेज अभी यूटिलाइज नहीं हुई, मतलब वही 800 वाला पॉइंट है ना, अभी करवाया। और व्हेन देयर इज एन अनएम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी। समझ आया? बहुत ईजी है। सो फॉर एग्जाम्पल लेट अस अज्यूम दैट फुल्लर यूटिलाइजेशन का, अगर मैं रिसोर्सेज का फुल्लर यूटिलाइजेशन करती हूँ तो मेरी इकोनॉमी के अंदर 10 बिलियन यूएस डॉलर का जो है प्रोडक्शन होती है ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। लेकिन प्रोड्यूसर प्लान करते हैं आउटपुट और हाउस होल्ड प्लान करते हैं एक्सपेंडिचर सिर्फ 8 बिलियन का। तो डिमांड और सप्लाई कहाँ इक्वल हो गए, 8 बिलियन। इक्विलिब्रियम तो हो गया 8 बिलियन पे, लेकिन जो 2 बिलियन के रिसोर्सेज हैं वो मेरे क्या रह गए, अनयूटिलाइज्ड रह गए। लेकिन इक्विलिब्रियम स्टक हो गया है 8 बिलियन पे। तो इस सिचुएशन को मैं क्या कहती हूँ, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। और यहीं अगर डिमांड और सप्लाई 10 बिलियन की ही हो जाती तो ये मेरा क्या हो जाता, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। समझ आया? बिल्कुल ईजी है।
बहुत ईजी लैंग्वेज में मैं आपको करवा रही हूँ, ठीक है, एग्जाम्पल के साथ ही ज़्यादा अच्छे से हो जाता है। सो फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम क्या होता है, व्हेन आर प्लान्ड एएस इज इक्वल टू प्लान्ड एडी अलॉन्ग विथ फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज, है ना। सो प्लान्ड एडी अगर इसके इक्वल होगी तो यहाँ पे क्या था 10 मिलियन जो हमने एग्जाम्पल किया। और अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या है, व्हेन एएस इज इक्वल टू एडी इक्विलिब्रियम, तो इसमें भी हो रहा है लेकिन रिसोर्सेज स्टिल नॉट फुल्ली यूटिलाइज, एक्सेस कैपेसिटी है इकोनॉमी के अंदर, है ना। तो जैसे हमारा 8 बिलियन वाला हमने एग्जाम्पल लिया, समझ आया। तो ये कर लोगे, फुल एम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट सेम लिखा हुआ है, ओके इजी, यहाँ तक इजी है। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ, वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। अब जो हमारी अनएम्प्लॉयमेंट होती है, अनएम्प्लॉयमेंट मतलब बेरोजगारी, वो दो तरह की होती है, वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री। अब वॉलेंट्री क्या होता है, अपनी इच्छा अनुसार। वॉलेंट्री होता है कि मेरी मर्जी से, हमने वो पढ़ा था कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ वाला, उसमें वॉलेंट्री मेंबरशिप होती है कि हम अपनी मर्जी से उसके मेंबर बन भी सकते हैं और नहीं भी बन सकते, राइट। तो वॉलेंट्री होता है जब आपको कोई फोर्स नहीं कर सकता। तो वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट क्या होगा, जब आप बेरोजगार तो हो, अनएम्प्लॉयमेंट तो हो, लेकिन अपनी मर्जी से हो, मतलब आपको जॉब तो मिल रही है लेकिन आप कर नहीं रहे। बात समझ आई। वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट कब होगा, व्हेन पर्सन इज एबल टू वर्क, है ना, गेटिंग वर्क बट नॉट विलिंग टू वर्क एट द एग्जिस्टिंग वेज रेट, वो खुद ही काम नहीं करना चाहता, तो वो बंदा क्या होगा, वॉलेंट्री, अपनी इच्छा से जो बेरोजगार है। और इनवॉलेंट्री जो धक्के से बेरोजगार है, मतलब वो काम भी करना चाहता है, द पर्सन हु इज एबल टू वर्क, विलिंग टू वर्क, है ना, बट नॉट गेटिंग द वर्क एट द एग्जिस्टिंग वेज रेट, वो क्या हो जाएगा, इनवॉलेंट्री। बात समझ आ रही है। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री। फॉर एग्जाम्पल, दो पर्सन है ए एंड बी, ए को जॉब की अपॉर्चुनिटी मिल रही है लेकिन उसको लगता है कि रेट कम है, मैं इतने कम लगा लो रेट पे काम नहीं करूंगा, है ना, इतने कम पैसों पे सैलरी पे काम नहीं करूंगा, मेरी क्वालिफिकेशन ज़्यादा तो मुझे ज़्यादा पैसे मिलने चाहिए, इसीलिए उसने काम नहीं किया। या फिर हो सकता है उसको काम की अभी नीड नहीं है, उसके घर पे सही सिस्टम चल रहा है, उसको नीड नहीं है, तब उसने काम नहीं किया। तो ये कौन होगा, ये पर्सन होगा वॉलंटरी अनएम्प्लॉय, जो बेरोजगार तो है लेकिन अपनी इच्छा से है क्योंकि उसको जॉब मिल रही है। लेकिन एक पर्सन है बी जो कहता है चाहे मुझे दिहाड़ी पे रख लो, मुझे काम चाहिए। बात समझ आई। जो पर्सन काम करना चाहता है, विलिंग टू वर्क, एबल टू वर्क, बट नॉट गेटिंग द वर्क, लेकिन इसको जॉब अपॉर्चुनिटी मिल नहीं रही। बात समझ आए। अब सोचोगे इसके वाली इसको दे दो, भाई क्या पता वो उतना पढ़ा लिखा ना हो, उसको कंपनी में जॉब मिल रही थी। मतलब कोई भी सिचुएशन हो सकती है, बस आपको ये डिफरेंटली इसको याद रखना है, समझ आया। सो हमने जो इकोनॉमी के अंदर प्रॉब्लम पढ़नी है बेरोजगार की, वो हम कौन सी पढ़ेंगे, वो हम पढ़ेंगे इनवॉलेंट्री वाली, क्योंकि इनवॉलेंट्री वालों का तो हम कुछ कर ही नहीं सकते ना। जो अपनी इच्छा से ही बेरोजगार है, इनके लिए कोई स्टेप उठाने का फायदा ही नहीं है, ठीक है, इनको तो काम करना ही नहीं है। तो हमारे लिए जो दिक्कत क्रिएट कर रहा है, हमने जो इकोनॉमी के अंदर प्रॉब्लम पढ़नी है, वो किसकी पढ़नी है, हमें प्रॉब्लम पढ़नी है इनवॉलेंट्री की। हमें किस पे स्टेप उठाने हैं, इनवॉलेंट्री पे। इकोनॉमी के अंदर गवर्नमेंट किसके लिए स्टेप उठाती है, इस इनवॉलेंट्री वाले के लिए, समझ आया। तो हमारे लिए मेन प्रॉब्लम कौन क्रिएट कर रहा है, ये इनवॉलेंट्री वाले, जो काम करना चाहते हैं बेचारे और उनके पास काम है नहीं, तो वही तो हमारी दिक्कत है ना, उनको काम की अपॉर्चुनिटी देनी है हमें, ठीक है। तो पढ़ लें इसको, ये क्या कहता है। सो वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, एक ऐसी सिचुएशन व्हेन पीपल चूज टू रिमेन अनएम्प्लॉयड, वो खुद चूज कर रहे हैं चाहे जॉब्स अवेलेबल भी हैं, दे मे नॉट बी विलिंग टू वर्क एट ऑल और नॉट विलिंग टू वर्क एट द एग्जिस्टिंग वेज रेट। या तो बिल्कुल ही काम नहीं करना चाहते, उनके पास बहुत जायदाद है, पैसा है, उनको जरूरत नहीं है, या फिर जो वेज रेट है उसके अकॉर्डिंग वो काम नहीं करना चाहते कि मैं इतने कम दाम पे काम नहीं करूंगा, समझ आया। और इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट कौन होंगे, कहता सिचुएशन व्हेन सम पीपल आर नॉट गेटिंग वर्क, उनको काम मिल नहीं रहा, इवन व्हेन दे आर विलिंग टू वर्क एट द एग्जिस्टिंग वेज रेट, चाहे वो उस रेट पे काम करने के लिए भी रेडी है, ठीक है। मतलब ऐसी सिचुएशन जहां पे इतनी एग्रीगेट डिमांड नहीं हो पा रही कि फुलर यूटिलाइजेशन हो सके रिसोर्सेज की, मतलब फुल एम्प्लॉयमेंट हो सके। अंडर एम्प्लॉयमेंट आ गया, हमेशा इकोनॉमी में क्या रह जाएगी, एक्सेस कैपेसिटी, और कुछ लोग क्या रह जाएंगे, अनएम्प्लॉयड रह जाएंगे, ठीक है। तो जो हमने प्रॉब्लम पढ़नी है अनएम्प्लॉयमेंट वाली, वो ये इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट वाली पढ़नी है। वॉलेंट्री वालों का हम कुछ नहीं कर सकते, बिकॉज वो खुद ही एबल हैं काम करने के लिए और खुद काम करने के लिए विलिंग ही नहीं है, तो इस टाइम पे हम इनका कुछ नहीं कर सकते। तो जो हमने पढ़नी है इनएम्प्लॉयमेंट, वो इनवॉलेंट्री वाली पढ़नी है, हो जाएगा, समझ आया, इजी। चलिए फिर आ गया फुल एम्प्लॉयमेंट एंड नेचुरल एम्प्लॉयमेंट। अब फुल एम्प्लॉयमेंट क्या होगी, देखो फुल एम्प्लॉयमेंट वो सिचुएशन होगी इन द इकोनॉमी व्हेन ऑल दोज हु आर एबल टू वर्क, विलिंग टू वर्क, गेटिंग वर्क। बात समझ आई। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है, इकोनॉमी के अंदर ऐसी सिचुएशन जो लोग काम करने के लायक हैं, काम करना चाहते हैं, उनको काम मिल रहा है एट द एग्जिस्टिंग वेज रेट, तो वो हमारी क्या सिचुएशन हुई, फुल एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी। बात समझ आई। सो फुल एम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू सिचुएशन ऑल दोज हु आर एबल टू वर्क एंड आर विलिंग टू वर्क एट द एग्जिस्टिंग वेज रेट आर गेटिंग वर्क। तो वो इस टाइम पे हमारी जो वेज रेट पे, गिवन वेज रेट पे डिमांड और सप्लाई जो लेबर की है वो इक्वल हो जाती है, क्योंकि जितने लोग काम करना चाहते हैं सबको काम मिल रहा है, तो इसीलिए डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई ऑफ लेबर।
ठीक है, ये समझ आया फुल एम्प्लॉयमेंट। लेकिन अब जो क्वेश्चन आता है वो ये है कि फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये नहीं होता कि बिल्कुल ही जीरो अनएम्प्लॉयमेंट है। कहीं ना कहीं बीच में एक नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट नाम की चीज़ होती है, पता है। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब हमने तो पढ़ लिया कि जितने लोग, ऑल, हमने यहाँ पढ़ा ना, ऑल हु आर एबल टू वर्क, विलिंग टू वर्क, आर गेटिंग वर्क, काम मिल रहा है उनको। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सब के सब काम कर रहे हैं, बीच में एक नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट रहता है। नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है, जो मतलब सीजनल वर्क करते हैं या एक जॉब से दूसरी जॉब में ट्रांसफ़र होना चाहते हैं, जो प्रमोशनल के लिए काम कर रहे हैं तो बीच में वो थोड़ा टाइम अनएम्प्लॉय हैं, तो ये चीज़ें किस में आती हैं, नेचुरल में। ठीक है, ये बात समझ आई। तो ये क्या कहना चाहता है, कहता है स्टूडेंट्स ऑफ इकोनॉमी केयरफुली नोट दैट इन द इकोनॉमी सिचुएशन ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट नेवर इंप्लाइज अ सिचुएशन ऑफ जीरो अनएम्प्लॉयमेंट। हमेशा कोई ना कोई डिग्री ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट रहता है, जिसको हम कहते हैं नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट। मिनिमम रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है जो इकोनॉमी के अंदर रहेगा ही रहेगा। ये किस लिए होता है, नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट इज occurs owing to the fact that there are constant changes in the supply demand parameters in the economy। और जब ये डिमांड चेंज मतलब इसको एडजस्ट करता है तो टाइम लगता है, तो कुछ पीपल क्या होते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट रह जाते हैं तब तक। नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट दो तरह की होती है, फ्रिक्शनल और स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। बस वही पढ़ना है और हमारा ये टॉपिक खत्म। तो नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट दो तरह की होती है, फ्रिक्शनल और स्ट्रक्चरल। देखो फ्रिक्शनल क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट जो एक अब इकोनॉमी में चेंज आ रहा है, इकोनॉमी में चेंज आने की वजह से जो एकदम से चेंजेस हो जाता है, लाइक टेक्नोलॉजी चेंज होगी एकदम से जो चीज़ चेंज हुई उसकी वजह से कुछ लोग अनएम्प्लॉयमेंट रह गए। अब मुझे एक बात बताओ, एक फैक्ट्री में 200 मजदूर काम करता है, दिहाड़ीदार बंदा, ठीक है। एक दिन वो फैक्ट्री में लगा लो रॉ मटेरियल नहीं आया, पावर नहीं आई, या लगा लो वो फैक्ट्री में मतलब लगा लो आग लग गई ड्यू टू समथिंग, मतलब कुछ भी लगा लो कि वो फैक्ट्री 2 दिन 1 दिन काम नहीं किया, तो वो जो 200 लोग थे वो उस दिन क्या हो गए, अनएम्प्लॉयड, नेचुरली अनएम्प्लॉयड हुए। तो एकदम से जो चीज़ें इकोनॉमी के अंदर चेंज आने की वजह से एकदम से जो लोग अनएम्प्लॉय हो जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। और स्ट्रक्चरल क्या है कि बहुत लंबे समय से कोई इंडस्ट्री डाउन आ रही थी। अब ब्लैक एंड वाइट टीवी की बात करो, जो ब्लैक एंड वाइट टीवी थे वो बहुत समय से डाउन जा रहे थे, हमें पता था कलर टीवी आ गया, फिर एलसीडीज एलईडीज आई हैं, तो धीरे धीरे वो बिल्कुल ही बंद हो गई। तो हमें पता है कि लॉन्ग टर्म डिक्लाइन आ रहा है किसी इंडस्ट्री में, उसकी वजह से जो वो फैक्ट्री या फिर जो भी लगा लो कंपनीज बंद हुई, लोग अनएम्प्लॉय हुए, उसको हम क्या कहेंगे, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। समझ आया। फ्रिक्शनल होता है शॉर्ट टर्म, डायनामिक इकोनॉमी की वजह से कुछ भी चेंज हो सकता है, चेंजिंग ऑफ जॉब्स, और स्ट्रक्चरल होता है लॉन्ग टर्म। पढ़ लें इसको। तो देखो, सो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट ऐसी अनएम्प्लॉयमेंट होती है एसोसिएटेड विद द चेंजिंग ऑफ जॉब इन द डायनामिक इकोनॉमी, लाइक लेबर इमोबाइल है, मतलब वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पाया, शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल, इंफॉर्मेशन नहीं थी एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी की, उसको पता नहीं था यहाँ भी हम अप्लाई कर सकते हैं, शॉर्टेज ऑफ पावर, मशीन ख़राब हो गई उस दिन, तो ये चीज़ें, या फिर वर्कर एक जॉब से जब दूसरी जॉब के लिए तैयारी करता है जाता है, लाइक अब प्राइवेट के लिए गवर्नमेंट की कोई तैयारी कर रहा है तो कुछ टाइम के लिए वो जो प्रिपरेटरी स्टेज है अपनी प्रिपरेशन वाली, उसके लिए वो घर बैठता है, राइट। तो वो चीज़ें बीच में किस में आती हैं, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। और स्ट्रक्चरल क्या होगा, इज द एम्प्लॉयमेंट दैट रिजल्ट फ्रॉम द लॉन्ग टर्म डिक्लाइन ऑफ सर्टेन इंडस्ट्री। तो स्ट्रक्चरल चेंज आते हैं इन सिचुएशन की वजह से, मतलब अदर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन अदर एंड लेबर वो शॉर्ट सप्लाई में है, लेबर लैक एक्सपर्टाइज इन न्यू इमर्जिंग इंडस्ट्री, उनको न्यू टेक्नोलॉजी का नहीं पता, और प्रोडक्शन टेक्निक में चेंज आ गया, तो इनकी वजह से जो अनएम्प्लॉयमेंट आएगा वो हमारा क्या होगा, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। समझ आया। तो आज हमने क्या किया, दो तरह के इक्विलिब्रियम होता है, फुल एम्प्लॉयमेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट। दोनों में AD/AS के इक्वल होता है, बस फुल एम्प्लॉयमेंट में रिसोर्सेज यूज हो रहे हैं और अंडर एम्प्लॉयमेंट में रिसोर्सेज वेस्ट हो रहे हैं कुछ, है ना। फिर ये पढ़ने के बाद हमने आगे किया था वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। दो तरह की अनएम्प्लॉयमेंट की, वॉलेंट्री जो लोग अपनी इच्छा से अनएम्प्लॉय है, वो काम नहीं करना चाहते, और इनवॉलेंट्री जो लोग काम करना चाहते हैं लेकिन उनको काम मिल नहीं रहा है। और हमें किसको कंसीडर करना है, जिसकी प्रॉब्लम को, इनवॉलेंट्री वालों की, है ना। फिर हमने पढ़ा फुल एम्प्लॉयमेंट एंड नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, एक ऐसी सिचुएशन इकोनॉमी के अंदर जो लोग काम करना चाहते हैं सबको काम मिल गया, तो वो क्या है, फुल एम्प्लॉयमेंट। लेकिन बीच में हम ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल ही जीरो अनएम्प्लॉयमेंट होती है, कहीं ना कहीं नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट होता है। अब नेचुरल एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट दो तरह का है, फ्रिक्शनल और स्ट्रक्चरल। फ्रिक्शनल क्या होता है, जब शॉर्ट टर्म चेंजेस की वजह से कुछ लोग मतलब रह गए, बेरोजगार हो गए, अनएम्प्लॉयड रह गए, और स्ट्रक्चरल लॉन्ग टर्म डिक्लाइन हो रहा है किसी इंडस्ट्री में उसकी वजह से। सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। इसको कीजिए, 2-3 क्लासेस और बनेंगी, ये चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इसको पढ़िए, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.